साल 1991 अटलांटिक ओशन की 240 फीट समुद्री गहराई के नीचे डाइवर्स को एक अजीब सी सबमरीन दिखाई दी जो देखने में काफी डरावनी थी। जब वे लोग उसके अंदर गए तो अंदर के नजारे देखकर उनकी सांसें रुक गई। ये पूरी सबमरीन हड्डियों और कंकालों से भरी हुई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज जो थी सबमरीन के ऊपर बना हुआ ईगल का निशान। क्योंकि जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो ये पता चला कि ये सबमरीन तो अफ्रीका के पास जिब्राल्टर सी में डूबी थी। लेकिन आखिर अफ्रीका के पास डूबने के बाद ये हजारों टन भारी सबमरीन अपने मरे हुए 56 लोगों के साथ अटलांटिक ओशन में अमेरिका के पास कैसे पहुंची? इसके अलावा एक और अजीब बात थी। डाइवर्स ने जब इसके अंदर जाकर देखा तो उन्हें सबमरीन में मौजूद स्केलेटन्स को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे अपनी अंतिम समय में ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि सबमरीन के डूबते वक्त उसके क्रू ने कोई भी SOS सिग्नल या मदद के लिए रेडियो सिग्नल नहीं भेजा था। और सबसे डरावनी बात जो सामने आई थी वो ये थी कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हिस्टोरिकल तौर पर इस सबमरीन पर किसी भी और सबमरीन या जहाज ने अटैक नहीं किया था, बल्कि ये अपने आप ही अचानक गायब हो गई थी। पर आखिर कैसे? यानी यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था इस सबमरीन और इसमें मौजूद 56 लोगों के साथ, जिसके कारण ये सबमरीन बिना किसी अटैक के ही समुद्र में डूब गई और डूबने के बाद अचानक अटलांटिक ओशन के किसी और हिस्से में पहुंच गई। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इसके डूबते वक्त इसके पास कुछ ऐसा था जिसके चलते क्रू ने अपनी मौत को गले लगा लिया, लेकिन मदद के लिए किसी और सबमरीन या जहाज को अपने पास नहीं बुलाया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद उस दूसरी सबमरीन या जहाज का हाल भी वही होता जो उनका हुआ है। पर आखिर वहां ऐसा क्या था जिसने इस सबमरीन को डुबाया था? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो साल 1945 जिब्राल्टर सी, जहां एक जर्मन सबमरीन मौजूद थी। इसका काम था समुद्र में नजर रखना और आसपास अगर कोई दुश्मन जहाज या सबमरीन आए तो उसे खत्म कर देना। इसके अंदर मौजूद थे 56 लोग, लेकिन इस सबमरीन के साथ कुछ अजीब जरूर था जो इसमें बैठे हर सैनिक को महसूस हो रहा था, मानो किसी का साया हो जो उन सबको खत्म करना चाहता हो। पहले इनमें से किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी उनकी रेडियो पर कैप्टन को एक मैसेज मिला, जिसमें उन्हें एक मैसेज मिला एक सीक्रेट मिशन का, जिसमें कैप्टन को सबमरीन को अमेरिका के पास लेकर जाना था। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन ऐसा करते, सबमरीन में एक तेज धमाका हुआ और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। लेकिन यहाँ पर सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, डरावनी चीज थी इस धमाके और डूबती सबमरीन के अंदर मौजूद इन 56 लोगों का रिएक्शन, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मानो वो इस लोहे की सबमरीन में समुद्र के अंधेरों में दफन होने के लिए पहले से ही तैयार थे। ना उन्होंने अपने डूबने की खबर किसी को दी, ना अपने आप को बचाने के लिए मदद बुलाई, मानो वो सब ऐसा चाहते ही नहीं थे, या फिर उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी जिसके कारण वो जानते थे कि अगर यहाँ उन्हें कोई बचाने आया तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ है। पर आखिर वो किससे डर रहे थे? आखिर ये सबमरीन डूबी कैसे थी? वेल, इस घटना के बाद कुछ और अजीब और डरावना होता है, क्योंकि जब ये जिब्राल्टर समुद्र में डूबी तो जैसा मैंने बताया उस समय इसे एक सीक्रेट मिशन मिला था अमेरिका की कोस्ट के पास अटलांटिक सी में जाने का। और शॉकिंगली किसी तरह अपने सारे क्रू के मरने के बावजूद ये सबमरीन समुद्र का हजारों किलोमीटर का सफर करके वहां पहुंच भी गई, जहां इसे साल 1991 में खोजा गया। है ना काफी डरावनी और हैरान कर देने वाली बात? पर आखिर ये सब इस सबमरीन ने किया कैसे? वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को और गहराई से समझना होगा। तो साल 1991 की गर्मियों का मौसम था। अटलांटिक ओशन की लहरें शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ अजीब छुपा हुआ था। अमेरिका के पूर्वी तट से करीब 96.56 किलोमीटर दूर एक छोटी रिसर्च बोट धीरे धीरे पानी में झूल रही थी। इसमें कुछ लोकल डाइवर्स की टीम थी और वो आसपास के एरिया में रिसर्च करने यहाँ पर आई थी। पर तभी उन्होंने अपने सोनार मॉनिटर पर कुछ डरावना देखा। एक मैसिव
22 फीट चौड़ा और 252 फीट लंबा मेटालिक स्ट्रक्चर जो शायद लोहे से बना था। शुरुआत में तो इन लोगों को लगा मानो ये कोई समुद्री जीव हो, पर जल्द ही इसकी मेटालिक रीडिंग्स देखकर ये साफ हो गया कि ये एक 250 फीट लंबी सबमरीन थी। लेकिन यही तो डराने वाली बात थी, क्योंकि इन डाइवर्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक समुद्र के इस हिस्से में कभी भी कोई सबमरीन डूबी ही नहीं थी। तो आखिर ये वहां पर आई कैसे? जिस सवाल का जवाब केवल ये सबमरीन ही दे सकती थी। लेकिन इसके लिए इन डाइवर्स को इसके पास यानी कि समुद्र के तल तक जाना पड़ता, और ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि समुद्र की इस गहराई में प्रेशर और एब्सोल्यूट डार्कनेस को झेलना काफी मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी इन डाइवर्स ने हिम्मत दिखाई और इस डरावनी खोज के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। डाइवर्स ने एक एक करके अब अटलांटिक ओशन के अंधेरों में उतरना शुरू किया। पानी ठंडा था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, चारों तरफ अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बावजूद वे डाइवर्स लगातार गहराई में जाते रहे। उन्होंने महसूस किया कि इस समय गहराई में जाते हुए कुछ अजीब लग रहा है, मानो कोई चीज उनसे कह रही है कि उन्हें उस डूबी हुई सबमरीन के पास नहीं जाना चाहिए। शायद उन्हें पहले ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि सबमरीन के पास पहुंचकर उसके अंदर जो वो देखने वाले थे वो मंजर वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले थे। करीब 220 फीट तक लगातार डाइव करने के बाद फाइनली ये सभी डाइवर्स समुद्र के उस स्थल तक पहुंच गए थे जहां पर ये भूतिया सबमरीन मौजूद थी। और जब उन्होंने समुद्र तल में पड़ी इस डरावनी सबमरीन का असली नजारा देखा तो उनकी सांसें रुक गई। इस सबमरीन का आधा हिस्सा समुद्री सैंड के अंदर दबा हुआ था और आधा हिस्सा समुद्र तल के ऊपर मौजूद था। तभी इनमें से एक डाइवर की नजर सबमरीन के ऊपर बने एक निशान पर गई। ये एक बाज का निशान था, इतिहास की सबसे ताकतवर और डरावनी नेवी सेना का निशान, नाजी जर्मनी का। लेकिन अब उस खतरनाक पल की बारी थी जब उन्हें इस सबमरीन के अंदर जाना था। सभी डाइवर्स इस सबमरीन के भूतिया अपीयरेंस के कारण ऑलरेडी डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने इस सबमरीन के अंदर कदम रखा तब उनका ये डर एक जानलेवा सच्चाई में बदल गया, क्योंकि सबमरीन के अंदर जाते वक्त इन डाइवर्स में से एक डाइवर का पांव किसी अजीब सी चीज ने खींच लिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई समुद्री जीव होगा, लेकिन जब उन्होंने उस तरफ अपनी टॉर्च की रोशनी मारी तो सभी की चीख निकल गई, क्योंकि वो समुद्री जीव नहीं बल्कि एक इंसान का कंकाल था। और सिर्फ एक नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई तो उन्हें हर जगह सिर्फ इंसानों के कंकाल नजर आए। और हाँ, ये वही लोगों के कंकाल थे जो इस सबमरीन के साथ साल 1945 में डूबे थे। लेकिन अभी तक इन डाइवर्स को इस सबमरीन की सच्चाई नहीं पता थी। ये डरावना मंजर देखते ही सभी डाइवर्स तुरंत समुद्री सतह की ओर भाग निकले। लेकिन जब से उन्होंने इस सबमरीन और इसमें मौजूद इस खौफनाक मंजर को देखा था, तभी से उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये नाजी सेना की सबमरीन का नाम क्या है, इसमें जिन लोगों के उन्होंने कंकाल देखे उनका नाम क्या था, आखिर ये सब लोग अपनी सबमरीन के साथ कैसे डूबे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ये सबमरीन समुद्र के इस हिस्से में क्या कर रही है जहां आज तक किसी सबमरीन के डूबने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सब सवाल धीरे धीरे इन डाइवर्स की जिज्ञासा बन गए, जिसे दूर करने के लिए हर डर को झेलते हुए ये डाइवर्स एक एक करके समुद्र में उतरते, वापस उस डरावनी सबमरीन में जाते, कुछ न कुछ ऐसा ढूंढते जिससे इस सबमरीन का नाम और इसमें मौजूद क्रू के लोगों का पता लगाया जा सके, या फिर ऐसे सबूत मिल सके जिससे इस सबमरीन के डूबने के कारण का राज खुल सके। और हर बार जब ये डाइवर्स उस सबमरीन के पास जाते, उन्हें अपने आसपास अजीब सी शक्तियां महसूस होती, डरावनी चीजें, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो, कोई पकड़ रहा हो, कोई पकड़कर समुद्र में खींचने की कोशिश कर रहा हो, मानो कोई तो है जो नहीं चाहता था कि वो इस सबमरीन की सच्चाई जान सके। लेकिन इन सब के बावजूद डाइवर्स एक के बाद एक कई डाइव्स लगाते रहे उस भूतिया सबमरीन में। यह सिलसिला करीब 6 साल तक चलता रहा। इस दौरान उन्हें कई छोटी बड़ी चीजें मिली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी सबमरीन के इंजन प्लेट, जिसमें अब भी उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लिखा गया सीरियल नंबर मौजूद था। और इसके साथ उन्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली वो थी एक बटर नाइफ, जिसके ऊपर एक नाम लिखा था, हॉरनबर्ग। शुरुआत में किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये नाम किसका है, लेकिन कई हफ्तों तक टीम ने आर्काइव्स और वॉर रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरकार उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें ये नाम लिखा हुआ था, जॉर्ज हॉरनबर्ग, एक रेडियो ऑपरेटर जो जर्मनी की नेवी के लिए काम करता था।
यानी ये इंसान शायद उस समय उसी सबमरीन में मौजूद था जो आज अटलांटिक ओशन के नीचे डूबी पड़ी है। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब उन्होंने इंजन प्लेट पर लिखे सीरियल नंबर को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ढूंढा, क्योंकि ये सीरियल नंबर था जर्मनी की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल नेवी सबमरीन्स में से एक U-869 सबमरीन का। और यही सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इस नाम के साथ उन्हें कई जर्मन रिकॉर्ड्स मिले जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि यह सबमरीन तो साल 1945 में जिब्राल्टर सी में अफ्रीका के पास डूबी थी। रिकॉर्ड्स में एक और बात लिखी हुई थी कि डूबने से पहले इसने कभी भी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और डूबने के समय इस पर किसी और सबमरीन या जहाज ने अटैक नहीं किया था, बल्कि ये अपने आप ही किसी अनजान कारण से डूबी थी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इसके टूटने के वक्त क्रू ने किसी भी मदद का रेडियो मैसेज नहीं भेजा था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट और डरावना सवाल था। जब ये सबमरीन साल 1945 में अफ्रीका के पास डूबी थी तो ये अटलांटिक महासागर में क्या कर रही है? और यहीं से इस भूतिया सबमरीन को लेकर कई डार्क और रहस्यमयी थियरीज सामने आने लगी। घना अंधकार, ठंडी समुद्री लहरें और समुद्र की गहराई में सोई हुई एक धातु की परछाई, एक जर्मन सबमरीन U-869 जो बिना किसी युद्ध के अपने अंदर 50 से ज्यादा लोगों को लेकर गायब हो गई और 50 साल बाद फिर से सामने आई, ऐसी जगह जहां उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। कहते हैं कि जब ये सबमरीन बनी थी तो इसके अंदर की दीवारें इतने मजबूत थे कि एक नॉर्मल ब्लास्ट उन्हें तोड़ ही नहीं सकता था। फिर भी अब 230 फीट गहराई पर उसका मलबा एक मुड़ी टूटी कंडीशन में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ थियरीज है जो इसके मिस्टीरियस तरीके से अचानक डूबने, इसमें मौजूद लोगों के SOS सिग्नल ना भेजने और उसके अचानक से अटलांटिक ओशन में अपीयर होने के सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। इनमें सबसे पहली थियरी कहती है कि सबमरीन के डूबने की वजह थी उसके खुद के हथियार, खास करके एक वेपन जिसका नाम था T5 ज़ोनकोनिग, एक एकॉस्टिक टॉर्पीडो। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम सालों में जर्मनी ने यह टॉर्पीडो बनवाया था। यह ऐसा वेपन था जो जहाजों के प्रोपेलर की आवाज पकड़कर उनकी दिशा में खुद ब खुद घूम जाता था। टेक्निक एडवांस थी, लेकिन एक खामी भी थी। कभी कभी उसके जायरो कंट्रोल्स अनस्टेबल हो जाते थे, जिससे टॉर्पीडो एक बड़े चक्कर में घूमते हुए उसी दिशा में लौट आता था जहां से उसे लॉन्च किया गया था। और इसी पहली थियरी के मुताबिक शायद U-869 ने उस रात समुद्र में किसी दुश्मन जहाज या सबमरीन को देखा होगा जिसकी ओर उन्होंने अपना ये T5 ज़ोनकोनिग लॉन्च किया होगा, लेकिन उसने उस दुश्मन के बजाय अपनी ही सबमरीन के प्रोपेलर्स की आवाज को गलती से निशाना बना लिया और जाकर सीधा अपनी ही सबमरीन से टकरा गया। जो ब्लास्ट हुआ वो इतना जबरदस्त था कि सबमरीन में मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और सबमरीन तुरंत समुद्र के अंधेरों में डूब गई। ये थियरी हमारे दो सवालों का जवाब देती है। पहला, ये सबमरीन कैसे डूबी, और दूसरा, डूबते वक्त किसी क्रू ने SOS मैसेज क्यों नहीं भेजा। लेकिन अब भी तीसरा सवाल बाकी है। जब जर्मन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये जिब्राल्टर सी में डूबी थी, तो आखिर ये अटलांटिक ओशन में पहुंची कैसे? वेल, यहीं पर आती है हमारी दूसरी थियरी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए थे और इस थियरी के मुताबिक पॉसिबल है कि इस सबमरीन को भी अमेरिका के पास अटलांटिक ओशन में एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया था, शायद किसी हमले का या शायद किसी एरिया पर नजर रखने का मिशन। और क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था, इसीलिए इसकी ऑफिशियल लोकेशन किसी को भी बताई नहीं गई थी। बात रही इसके डूबने की, तो शायद इसके साथ वही हुआ जो हमने पहली थियरी में डिस्कस किया था। इसके अपने टॉर्पीडोज ने मेलफंक्शन करके इससे ही टकरा कर इसे डुबो दिया। इन शॉर्ट, ये सबमरीन सीक्रेटली उस समय अटलांटिक ओशन में ही मौजूद थी जब इसके अपने ही टॉर्पीडोज ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये थियरी हमारे एक बड़े सवाल का जवाब देती है कि आखिर एक जर्मन सबमरीन अटलांटिक ओशन में क्या कर रही थी, जबकि उसके वहां डूबने का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब भी एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बाकी है। आखिर डूबते वक्त इस सबमरीन ने कोई SOS मैसेज
क्यों नहीं भेजा? तो इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 के उस दौर की परिस्थितियों को थोड़ा और बेहतर समझना होगा। उस समय तक टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी, हमारे हथियार मॉडर्न हो रहे थे। जैसा मैंने अभी कहा, ये सबमरीन उन टॉर्पीडोज का इस्तेमाल करती थी जो समुद्र में होने वाली हलचल को डिटेक्ट करके अपने टारगेट के पीछे जाती थी। इसी वजह से उस समय कई सबमरीन को सख्त आदेश दिए जाते थे कि वो रेडियो कम्युनिकेशन या किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज कम से कम करे, क्योंकि इन सिस्टम्स का यूज करते ही आसपास के दुश्मन जहाज या सबमरीन्स उनकी एक्यूरेट लोकेशन ट्रेस कर सकती थी, और अगर ऐसा होता तो उन पर तुरंत एक जानलेवा हमला होता जिसमें बचना लगभग नामुमकिन था। हो सकता है कि जब ये सबमरीन डूबी तब उसके आसपास कोई दुश्मन जहाज था, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, शायद इसने अपने किसी दुश्मन वेसल पर टॉर्पीडो लॉन्च किया था जो उल्टी डायरेक्शन लेकर इसी सबमरीन से टकरा गया। ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है कि उन्होंने जानबूझकर कोई एसओएस सिग्नल नहीं भेजा ताकि उनकी एक्यूरेट पोजीशन दुश्मन तक ना पहुंचे और उन पर कोई और अटैक ना हो। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस और भी ज्यादा लगते हैं। हो सकता है, जैसा हमने पहली थियरी में कहा था, उन पर जब उनके अपने ही टॉर्पीडो का अचानक हमला हुआ तो उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिला। सबमरीन बहुत तेजी से पानी से भर गई और तुरंत समुद्र की गहराइयों में डूब गई। अब इनमें से चाहे कोई भी बात असल में हुई हो, एक सच्चाई तो अभी भी साफ है कि आज भी ये U-869 सबमरीन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मौजूद है और सही